हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद दिशा पर। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। जो मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए हैं, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर 1 to 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे 9 से ऊपर के क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप कि सभी ने क्वेश्चन अच्छे से लिखे होंगे और आप उनको याद भी कर रहे होंगे। इससे पहले की जो और वीडियो हैं उनमें मैंने कंप्लीट नोट्स आपको कराए हैं, तो आप उनको अच्छे से लिख लीजिए और आपको याद भी करने हैं वो सभी। और आप चैनल पे आ ही गए हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑक्सीजन एंड इथाइन। इसका मिक्सचर है ऑक्सीजन एंड इथाइन। इथाइन मीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इज वन फॉर बेल्डिंग। बेल्डिंग क्या होती है? ये बोल रहा है जो बेल्डिंग है ना उसके लिए इथाइन को जब आप एयर के ऑक्सीजन के साथ हीट करते हो तो वेल्डिंग में यूज हो सकता है। तो वेल्डिंग क्या होती है? सबसे पहले जब दो मेटल्स को आपस में कंबाइन किया जाता है बाय हीटिंग। हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद तो दोनों मेटल को एक साथ कंबाइन कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है। इस चीज में दो चीज आपसे पूछी है इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड है, कैन यू टेल वाई ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर। देखो बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन समझना है आपको। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ऑक्सीजन एंड इथाइन। इसमें बोल रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन एंड इथाइन को जब हम हीट करते हैं तो वेल्डिंग के लिए बिल्कुल सही है। बट वही अगर आप इथाइन अगर आप इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज मीन्स, जब आप इथाइन और एयर का मिक्सचर करते हो वो तो यूज क्यों नहीं होता है? रीजन ये है। तो सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन के साथ जब आप इथाइन को जलाओगे तो एक कंप्लीटली कंबंशन होता है। कंप्लीटली कंबंशन होता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। बट वहीं अगर आप ऑक्सीजन के साथ इथाइन को जलाते हो तो यहाँ से एक ब्लैक कलर की फ्लेम निकलती है, सूटी फ्लेम निकलती है यहाँ से, और वो इनकम्प्लीट क्या होता है? कंबंशन होता है। चीजें अच्छे से जल नहीं पाती हैं। तो जब चीजें अच्छे से जल नहीं पाएंगी तो वेल्डिंग वर्क कैसे करेगा? तो अब इसी क्वेश्चन को हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। देखो, इथाइन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इथाइन इज एन अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। It once incompletely it once in incompletely in air due to less percentage of of hydrogen in it. It does not produce as a result. It does not produce sufficient sufficient amount of heat absorbed heat needed when a mixture
of when a mixture of ethane and oxygen, ethane and oxygen is one, then complete combustion of ethane take place and sufficient amount of heat energy needed to welding is produced. तो ये आपका क्या है, इथाइन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन, इसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा है। रीजन सिर्फ यही है, जब आप एयर के साथ इथाइन को हीट करते हो तो इनकम्प्लीट कंबंशन होता है, जिसकी वजह से वो अच्छी से मेल्ट नहीं हो पाएगा। बट वहीं अगर आप ऑक्सीजन के साथ करते हो तो कंप्लीटली कंबंशन हो जाता है और वो क्या चीजें मेल्ट हो जाती है। इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसमें अप्लाई करना होता है। ये इसकी रिएक्शन है। एक बार मैं क्वेश्चन और रिपीट कर देती हूँ। इथाइन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इथाइन क्या है, एक अनसैचुरेटेड के अंदर मैंने आपको टू बताए थे, एल्कीन एंड इथाइन। तो ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इट बर्न्स इनकम्प्लीटली इन एयर। एयर के साथ इनकम्प्लीटली जलता है। कैसे जलेगा, इनकम्प्लीटली, ड्यू टू लेस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन इट। रीजन क्या है, क्योंकि लेस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो अनसैचुरेटेड होते हैं ना हाइड्रोजन कम होता है, जैसे उसमें सैचुरेटेड में हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। एज ए रिजल्ट इट डज नॉट प्रोड्यूस सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट, कि जलने के बाद वो अच्छी से हीट की जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। नीडेड टू वेल्डिंग बट व्हेन मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन और इथाइन का अगर आप मिक्सचर लेते हो तो वो कंप्लीटली कंबंशन करेगा और सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू वेल्डिंग इज प्रोड्यूस। तो सिर्फ दो ही रीजन है इसके, वो इसमें लिखना था आपको कि इथाइन है, ये ऑक्सीजन है, जब ये जलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, how would you how would you distinguish
experimentally between an alcohol and carboxylic acid. तो बच्चों क्वेश्चन ये है, आपको एक्सपेरिमेंटली डिटेक्शन करनी होती है कि जो हमारे टेस्ट होते हैं, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल आपने जो OH फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड COH आपने पढ़ा है। तो इनके लिए आप कौन कौन से टेस्ट कर सकते हो, वो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें आप टेबल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। टेस्ट अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे इसमें आपको टेबल बनानी है। फर्स्ट इज लिटमस पेपर। तो अल्कोहल में ये नो चेंज इन कलर, इसमें ब्लू लिटमस टर्न रेड, रेड इन कलर। पहले आप लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकंड इज सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3। इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोलोगे। हाँ, इसमें लिखो नो रिएक्शन टेक प्लेस, नो रिएक्शन टेक प्लेस, नो रिएक्शन टेक प्लेस, CO2 गैस इज प्रोड्यूस, CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। एक और है इसमें, वो लिख लो एल्कलाइन, एल्कलाइन KMNO4 टेस्ट पिंक कलर डिसअपियर, पिंक कलर disappear, no reaction take place, no reaction take place and pink color of alkaline KMNO4 solutions remain pink। तो बच्चों ये क्वेश्चन था आपका अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का। आपको एक्सपेरिमेंटली कुछ ऑब्जर्वेशन लिखनी थी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपने लिटमस पेपर जो टेस्ट होता है, लिटमस पेपर का टेस्ट आप करोगे तो सबसे पहले
एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो नो चेंज इन कलर। बट वहीं अगर आप लिटमस पेपर को कार्बोक्सिलिक एसिड में डिप करते हो तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को टर्न कर देगा रेड इन कलर। मीन जो लिटमस पेपर ब्लू कलर का है ना उसको रेड लाल कलर में चेंज कर देता है। बट वहीं अल्कोहल में कोई इफेक्ट इसका नहीं होता है। सेकंड इज NaHCO3, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये भी सेम है, अल्कोहल के अंदर ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, बट कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये CO2 गैस इज प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये प्रोड्यूस करेगा इसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। थर्ड है एल्कलाइन KMnO4 टेस्ट। ये क्या करेगा, जो एल्कोहल का पिंक कलर है ना उसको डिसअपियर कर देगा। इस कार्बोक्सिलिक के अंदर नो रिएक्शन टेक प्लेस एंड पिंक कलर ऑफ एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन रिमेन्स पिंक। ये बोल रहा है जो पिंक कलर का सॉल्यूशन है ना ये रिमेन्स पिंक रहेगा। ये जो KMnO4 होता है ना डार्क पिंक होता है, बिल्कुल लाइक ए पर्पल कलर। तो इस जब से आप इसको अल्कोहल में मिक्स करोगे तो पर्पल कलर एकदम से गायब हो जाएगा। बट वहीं अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में करते हो तो कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। इट मीन्स रिएक्शन इसके अंदर नहीं हुई है। ओके, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये चीजें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी कराई हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह। बट ये चीजें यहाँ पे भी पूछी गई हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी आपको कराया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं। तो इसका आंसर आप लिखो, दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल दोज केमिकल सब्सटेंस आप लिख सकते हो, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर कैपेबल, विच आर कैपेबल टू गिव ऑक्सीजन टू अदर स्पीसीज, that is which can oxidize the other chemical oxidizing agents. For example, alkaline KMnO plus H2O, तो 2MnO2 plus KOH plus 3 ऑक्सीजन। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये ऑक्सीजन आपको थोड़ा कैपिटल में लिखना है। ये तो ये है क्वेश्चन नंबर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये आपसे फर्स्ट चैप्टर में भी पूछा जा सकता है। तो दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर कैपेबल टू गिव ऑक्सीजन टू अदर स्पीसीज, मतलब अदर सब्सटेंस आप लिख सकते हो, दैट इज विच कैन ऑक्सीडाइज
द अदर केमिकल सब्सटेंस या स्पीसीज आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो सिंपल है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का वर्क कराए या किसी को ऑक्सीडाइज करने का जो वर्क कराता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट। तो KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट वाटर के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीज डाइऑक्साइड बनेगा प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के इसमें रिलीज हो जाते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। Question number 12. Would you be able to check if water is hard while using a detergent? क्वेश्चन ये है, डिटर्जेंट का यूज करके क्या आप हार्ड वाटर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो? क्वेश्चन आपका ये है। तो देखो, जो डिटर्जेंट होता है वो सेम वर्क करता है सॉफ्ट वाटर के अंदर भी और हार्ड वाटर के अंदर भी, तो ये वर्क इसके अंदर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो नो में इसका आंसर बनेगा, क्योंकि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों के अंदर ये सेम वर्क करता है। तो इसका आंसर लिखो, लिखो नो because the detergent is active even 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 in hard water, that is it it can give leather in hard water also, and hence no precipitated is formed। तो क्वेश्चन ये था, क्या आप डिटर्जेंट का यूज करके हार्ड वाटर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो? तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है वो सेम वर्क करेगा आपका हार्ड वाटर में एंड सॉफ्ट वाटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। पीपल यूज a variety of methods to wash clothes. Usually after adding soap, they beat the clothes on a stone, or beat it with a paddle, scrub, or scrub with a brush,
और द मिक्सचर इज agitated in washing agitation necessary to get clean clothes. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि आपने पहले टाइम पे देखा होगा जो कपड़े लोग कपड़े धोते थे तो वो क्या करते थे, उस कपड़े को किसी पत्थर पर ऐसे मारते थे या फिर कोई आपका कोई भी थपकी वगैरह लेके उसको कूटते थे या स्टोन के पत्थर पर मारते थे। तो ऐसा वो क्यों करते थे? क्वेश्चन ये है, रीजन पूछा गया है कि जो डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं कि ब्रेक डाउन होने से वो जल्दी साफ हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड इसमें ये पूछा गया है, बीट इट विद ए पैडल, स्क्रब विद ए ब्रश। और क्या करते, ब्रश ऐसे करके ब्रश लगाते थे। और द मिक्सचर इज एगिटेटेड इन वॉशिंग मशीन, वाई इज एगिटेटेड नेसेसरी टू गेट क्लीन। कि जो मिक्सचर हम बनाते हैं सॉप का, उसको एगिटेटेड करना क्यों जरूरी है? क्वेश्चन ये है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लिखो। द सॉप एंड डिटर्जेंट क्लीन द सॉप एंड detergent soap and detergent clean the dirt by emulsifying it, that is by breaking the dirt into smaller units called Michaels wash away these Michaels. The agitation is required, hence the cleaning depend upon the number of rinsing with clean water. With clean water. तो ये है इसका आंसर। द सॉप एंड डिटर्जेंट क्लीन द डस्ट बाय emulsifying it, by breaking the dirt into smaller units called Michaels। जो हमारे डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसको हम माइकल्स बोलते हैं। तो इसको हटाना जरूरी होता है, टू रिमूव और वॉश अवे दीज माइकल्स द एगिटेशन इज रिक्वायर्ड। इसको हटाने के लिए एगिटेशन जरूरी होता है, तो इसीलिए इसको हम यूज करते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको 14 क्वेश्चन जो कराए हैं, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है जो चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चन होते हैं। अब मैं एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको कराऊंगी। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 15, इथेन क्वेश्चन है। इथेन विद द molecular
फॉर्मूला C2H6 हैज। इसमें ऑप्शन है, इसके अंदर ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 6 कोवलेंट बॉन्ड, 6 कोवलेंट बॉन्ड। बी है 7 कोवलेंट बॉन्ड। सी ऑप्शन है 8 कोवलेंट बॉन्ड। डी ऑप्शन है आपका 9 कोवलेंट बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट एंड जो एक्सरसाइज का उसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें ये पूछा है इथेन है, इथेन और उसका फॉर्मूला भी गिवन है। तो इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड कितने होते हैं? देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ इथेन का। 2 कार्बन है और 6 क्या है, हाइड्रोजन, ये है ऐसे। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड आपको गिनने, ये होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ये वाले। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो कोवलेंट बॉन्ड कितने हमारे, 7। तो बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। तो 7 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ये चैप्टर में तुम्हें सिखा दिया है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन, ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन, इज ए 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड with the functional ग्रुप। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो ए ऑप्शन है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ए ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन, एक है एल्कोहल। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये बोला ब्यूटानॉन। अब ये ऑन वर्ड आ रहा है इसमें, ऑन वर्ड किसका होता था, कीटोन का। किसका होता था, कीटोन। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप था, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ था ये, और इसका जो सफिक्स वर्ड था, सफिक्स क्या था इसका, ऑन। तो ऑन किस में आएगा, कार्बोक्सिल कीटोन में। तो इसका आंसर हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा इसका, कीटोन हो जाएगा। अगर ये पूछता यहाँ पे ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनॉल में एल्कोहल हो जाता, ब्यूटेनल होता तो एल्डिहाइड हो जाता, ब्यूटेनोइक होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। while cooking, while cooking, if the bottom of the vessel is getting black, blackened on the outside, on the outside, it means that। ये आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है इसमें, द फूड इज नॉट, द फूड इज नॉट completely
कुकड़। बी ऑप्शन है, ये भी कुकड़ कंप्लीटली है। बी ऑप्शन है आपका, द फ्यूल इज नॉट, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। सी ऑप्शन है इसका, फ्यूल इज वेट, द फ्यूल इज वेट। डी ऑप्शन है, द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। क्वेश्चन ये है, जब आप खाना पकाते हो तो जिस बर्तन में आप खाना पका रहे हो उसकी जो आउटर साइड वाला एरिया होता है वो ब्लैक क्यों हो जाता है, रीजन ये पूछा गया है। और ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है, द फूड इज नॉट कंप्लीटली कुकड कंप्लीटली। देखो भाई, बात किसकी हो रही है यहाँ पे, कि जो आउटसाइड है ना वो ब्लैक कलर का क्यों हो जाता है। बट तो हाँ, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे फूड की बात हो रही है, इज नॉट इनकम्प्लीटली, मतलब ढंग से नहीं पकता है। बी ऑप्शन है, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, क्या जो फ्यूल है वो अच्छे से जल नहीं रहा है। द फ्यूल इज वेट, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, कि जो फ्यूल है वो क्या है, गीला है। अगर गीला होता तो खाना पकता नहीं। द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, ये भी गलत है। अगर फ्यूल कंप्लीटली जल रहा है तो ब्लैक कलर का आपका बर्तन नहीं होएगा। तो इसका ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन रहेगा कि जो फ्यूल है ना वो अच्छे से जल नहीं रहा है, फ्यूल इज नॉट बर्न कंप्लीटली, जो आपका बर्तन है जिसमें आप खाना पका रहे हो वो अच्छे से बर्न नहीं हो रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 17। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द नेचर, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवालेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। CH3Cl का जो नेचर है वो इसके अंदर बताना है, और फॉर्मेशन कैसे होती है ये इसके अंदर बताना है। तो सबसे पहले आंसर लिखो। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, 3 एलिमेंट की इसके अंदर बात हुई है। सबसे पहले लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज। तो कार्बन की होती है 2 and 4, हाइड्रोजन की रहेगी 1 and क्लोरीन की रहेगी 2, 8, 7। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो इसके अंदर देखो, जो कार्बन है उसके आउटसाइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसमें लिखो, सो द कार्बन एटम, सो द कार्बन एटम will share will share 4 electrons
4 electrons and hydrogen और chlorine, hydrogen and chlorine share one each, one each to become stable. become stable. तो क्वेश्चन आपका ये है, सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कितने एलिमेंट यूज हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये के सेल होती है, ये एल, ये के और ये के एल एन, ये सेल होती है आपकी। तो कार्बन 2 and 4, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 2, 8, 7। तो सो द कार्बन एटम विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस वाली सेल में 8 होने चाहिए, तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4। इस वाली में 2 होने चाहिए, तो कार्बन कितना, सॉरी, हाइड्रोजन करेगा 1। इस वाली में 8 होने चाहिए, तो क्लोरीन भी करेगा 1। तो इसलिए सो द कार्बन एटम विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन और क्लोरीन शेयर 1 ईच टू बिकम स्टेबल। स्टेबल करने के लिए दोनों क्या करेंगे, सारे शेयरिंग कर लेते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और Cl भी कितने हैं, 1। एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर। कार्बन के कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4। क्लोरीन का 7, ये हो गया आपके 7। हाइड्रोजन के 1 1 होते हैं, थोड़ा पास लिख लो, ये भी। अब देखो शेयरिंग आपको करानी, कितनी बार हम शेयरिंग कर चुके हैं। पहले हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए, इसको कंप्लीट कर दो, देन क्लोरीन को भी आप कंप्लीट कर दीजिए। अब किसका करना है हमें, कार्बन का। कार्बन के पास 4 तो ऑलरेडी है, तो 4 ऑलरेडी है इसके पास, तो 1 क्लोरीन से और 3 हाइड्रोजन से गेन कर लेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। तो इसमें बनेगा ऐसे, ये बन गया। तो यहाँ देखो बॉन्ड कैसे बनेंगे, एक कार्बन है, इधर Cl था, H H H, तो इस टाइप से फॉर्मेशन होगी CH3Cl। क्या बना आपका, CH3Cl। तो कोवैलेंट इन नेचर होता है इसका, ये था आपका क्वेश्चन। तो कौन सा बॉन्ड इसके अंदर आएगा, कोवैलेंट बॉन्ड आएगा। एक लाइन और लिख लो, इन दिस वे। इसके नीचे आपको एक लाइन और लिखनी है, इन दिस वे, in this way, carbon, in this way carbon forms three covalent, bonds with three hydrogen, three hydrogen and one covalent bond with one chlorine, with one chlorine। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 इजी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन
डॉट स्ट्रक्चर फोर, इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, सेकंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड, थर्ड इज प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, एंड डी एफ टू। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। इनके आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाने सिर्फ, और कुछ नहीं पूछा, फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लिखना है आपको। तो इनके आंसर देखो। सबसे पहले फर्स्ट ए का इथेनोइक एसिड, ये होता है CH3COH। तो इसका डायग्राम आपको बनाना है। तो इसी जैसे ये लिखने, जैसे आपने ये लिखा ना, ऐसे आपको डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले एक कार्बन लिखो, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। ये वाला कार्बन लिखो, ऑक्सीजन एक इधर लगाइए, एक इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ऐसे बनाना सबसे पहले आपको। अब कार्बन के पास 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके पास 6 होते हैं, ये हो गए। इसके पास 1, इसके पास 6, 5 6 7 हो गए। इसके पास 1 1, ये हो गया। तो ये हो गए। तो देखो सबसे पहले इस वाले को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर लो, इस वाले को इधर। सबसे पहले हाइड्रोजन कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इसका ये हो गया, इसका हो गया ये। इसके बाद इस वाले ऑक्सीजन को कंप्लीट कर दो, ये हो गया। अब इस कार्बन को देखो, 4 इसके पास थे, 5 6 7 8, इसने इससे कर लिया ऐसे, ये हो गए। अब इस वाले कार्बन का नंबर है 4, 4 और एक 5, 5 और 2 7 और एक 8। तो एक को ना थोड़ा इधर बना दो, तो ये करेगा ऐसे, ये हो गई। अब इसका नंबर है 6 7 और एक 8, ये बना। तो ऐसे आपको बनाना है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ कैसे बनेगा। देखो कार्बन ऐसे, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे बन गया ये आपका। ये बन गया आपका इथेनोइक एसिड। यस, इथेनोइक एसिड। अब हम सेकंड वाला करते हैं, बी। ये क्लियर है सभी को? अगर आपको याद था ना, इसी की तरह आपको रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर। अब जब ये बॉन्ड मिलते हैं ना ये वाले, तो सिंगल बॉन्ड बन गए। यहाँ यहाँ पे 2 की शेयरिंग हुई है, तो डबल बॉन्ड बन गए, और सभी में सिंगल सिंगल बने। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, गलत नहीं होएगा आपका अगर आप ऐसे लिख दोगे। अब हम करते हैं बी। हाँ, बी देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S आपको बनाना। सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2। अब जो सल्फर है उसका एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 2 8 6। तो कितने आएंगे लास्ट वाली 6 में?
लास्ट वाली सेल में आएंगे आपके 6 हाइड्रोजन के 1 1 होते हैं, तो आपको उनकी क्या करनी है, शेयरिंग करनी है। तो इधर हाइड्रोजन 1 की शेयरिंग करेगा ना, तो आपको 1 1 इधर लगा दो और 2 ऐसे, क्योंकि 1 की शेयरिंग करेगा ऐसे जी होता है। ये हो गए। अब सल्फर करेगा ऐसे, तो सल्फर ने एक एक हाइड्रोजन से गेन कर लिया, तो उसके पास 8 हो गए। और जो हाइड्रोजन है इन्होंने 1 1 किससे कर लिया, सल्फर से। तो ये बन गया आपका ऐसे सल्फर एच, ये बन गया। आगे देखो प्रोपेनोइक, प्रोपेनॉन, ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपको प्रोपेनॉन रहेगा। इसका डायग्राम देखो, इसका डायग्राम में इधर बनाती हूँ। सी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये रहेगा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन रहेगा, ऑन रहेगा कीटोन के लिए, तो कीटोन ग्रुप आपको इस पे लगाना है। अब ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है। कार्बन 1, हाइड्रोजन 3, ऐसे, फिर यहाँ कार्बन, एक ऑक्सीजन, फिर इधर कार्बन, फिर 3 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन पे पहले एक एक डॉट लगा दो ऐसे। कार्बन पर, ऑक्सीजन पे 6 होते हैं। अब कार्बन पे 4 4 लगा दो। इस पर भी, इसको थोड़ा ऊपर लिखो। अब शेयरिंग करनी है आपको, पहले आप इनकी कर दो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये आपने हाइड्रोजन की शेयरिंग कर दी। अब ऑक्सीजन की कर दो। 6 हैं, 2 और चाहिए, तो इस वाले से ही लेगा, पास वालों से। ये 8 हो गई। अब इस वाले कार्बन की करते हैं। 4 तो इस वाले कार्बन के पास पहले ही थे। 3 हाइड्रोजन 7, और एक लेगा ये इससे, तो 8 हो जाएंगे। ये हो गए, ये हो गए 8। अब इस वाले कार्बन का नंबर है 4, इसके पास थे ही, 2 इस ऑक्सीजन से, एक इससे और एक इससे, 8 हो जाएंगे। तो आपको ऐसे, ये बन गया। देखो 4 कार्बन के पास पहले थे, 2 इस ऑक्सीजन से लेगा 6, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, अभी अभी ये कार्बन बच रहा है। तो 4 इसके पास थे ही, 5 6 7 8, एक ही लेगा इससे। तो ये बन गया डायग्राम। आप इसको ओपन करके लिखोगे ना, तो ये बनेगा कार्बन, हाइड्रोजन, 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 फिर इधर कार्बन, डबल बॉन्ड दो, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, 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 ये बन गया आपका प्रोपेनॉन। ये है, ये इजी बहुत है, आपको थोड़ा जिग जैग लग रहा होगा, बट ये आसान होते हैं। अब लास्ट है आपका F2S। F2S, सी का है F2, F2S नहीं है, ओनली F2, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 9, तो 287। तो 2F है। आउटर सेल में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो फर्स्ट सेल में 8, सेकंड में 7, तो 7 आपको रिप्रेजेंट करने हैं इस पर। तो 1, जितने की शेयरिंग करनी हो ना, उसको फ्रंट पे लगा दिया करो ऐसे। ये हो गई 6 7, एक इससे लेगा ये, और ये वाला इससे लेगा, तो बन गया है आपका F सिंगल बॉन्ड। ये हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 19।
20 हम करते हैं। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन है। तो होमोलोगस सीरीज आपकी क्या होती है? जिसके अंदर एल्काइल चेन डिफरेंट होती है बट फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, वो आपकी क्या होती है? होमोलोगस सीरीज होती है। तो इसका सॉल्यूशन लिखो। लिखो ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड a series of organic compounds having same functional group and the successive member is differ by CH2 group is called homologous series. Example, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो सिंपल है, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप इसमें भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसमें भी है और इसके अंदर भी है। तो जब जिसमें फंक्शनल ग्रुप आपके सेम होते हैं बट ये वाली जो चेन है, ये वो सक्सेसिव मेंबर, ये वाले, ये क्या है आपके? डिफरेंट। तो जब ऐसा होता है तो आपकी इस सीरीज को बोलोगे आप होमोलोगस सीरीज। तो आज की जो क्लास थी, मैंने आपको 20 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। 9 to 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लिखने हैं और लर्न करने हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।